हाँ, तो बच्चों आज हम लोग आवेश टॉपिक से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसे याद करके जो है बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आसानी से जो है बना सकते हैं। ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो मेरा पहला जो पॉइंट है वह है आवेश के बारे में। आवेश किसी भी पदार्थ का प्राकृतिक गुण होता है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी और नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आवेश जो है किसी भी पदार्थ का जो है वह एक प्राकृतिक गुण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा। थर्ड पॉइंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक बताया। पॉइंट कुछ इस तरह से लिखा गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव साइन ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चौथा मेरा पॉइंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार सिल्क के कपड़े पर शीशा का छड़ रगड़ने पर सिल्क के कपड़े पर शीशा का छड़ रगड़ने पर छड़ पर उपस्थित आवेश को धनात्मक कहा गया। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो है अगर शीशे के छड़ को अगर सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे तो शीशा का छड़ पर जो आवेश होगा उसे धनात्मक कहा गया। पांचवा पॉइंट है मेरा, फ्रैंकलिन के अनुसार ऊन पर प्लास्टिक का छड़ रगड़ने पर छड़ पर उपस्थित आवेश को ऋणात्मक कहा गया। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऊन पर जो है वह प्लास्टिक के छड़ को रगड़ा और जो प्लास्टिक के छड़ को रगड़ने पर जो उस पर आवेश आया उस आवेश को उन्होंने ऋण आवेश कहा। पॉइंट नंबर 6 है मेरा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण जबकि असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। लाइक चार्जेस रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि दो धन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल रहेगा या फिर दो ऋण आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल रहेगा, जबकि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। पॉइंट नंबर 7 जो है, पॉइंट नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह पॉइंट है इस तरह से, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। यानी बच्चों जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह पिंड जो है वह धन आवेशित हो जाता है। 8वां पॉइंट है, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब कि जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो है वह पिंड जो है वह ऋण आवेशित हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है, जब कोई पिंड n इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है यानी जब किसी पिंड में n इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या n इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो जो उस पर उपस्थित आवेश होता है वह Q बराबर प्लस Ne होता है। प्लस जो कि चिन्ह को बता रहा है धनात्मक चिन्ह, n मतलब जो इलेक्ट्रॉन उस पिंड से निर्गत हो गया है उसकी संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी आप इसे इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण भी कह सकते हैं। दसवां पॉइंट है, जब कोई पिंड n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उपस्थित आवेश Q इज इक्वल टू माइनस Ne। यानी कि जब कोई पिंड n इलेक्ट्रॉन अपने में ग्रहण कर लेता है तो जो उस पर उपस्थित आवेश होगा वह Q बराबर माइनस Ne होगा। यहाँ n जो है ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। पॉइंट नंबर मेरा 11 है, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो है उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में जो है कम जाता है। तो पॉइंट कुछ इस तरह से है, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तो उसके द्रव्यमान पहले की तुलना में कम जाता है। फिर इसी का विपरीत हो जाएगा, जब कोई 12 नंबर पॉइंट है, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में बढ़ जाता है। तो एक प्रश्न इस तरह से होता है कि जब कोई पिंड आवेशित होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन घटता है या उसका द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है। तो यहाँ देखते हैं इस प्रश्न में जो है बोला गया है जब कोई पिंड आवेशित किया जाता है यानी आवेशित होता है, इसका मतलब यह कि पिंड धन आवेशित भी हो सकता है
और ऋण आवेशित भी हो सकता है। जब कोई पिंड धन आवेशित होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी द्रव्यमान घट जाएगा। जब कोई पिंड ऋण आवेशित होगा तो उसका जो है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। लेकिन वही जब आपसे पूछा जाए कि धन आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इस वजह से द्रव्यमान घट जाएगा। और जब कोई पिंड ऋण आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे प्रश्न जो है होने का बहुत ज्यादा जो है बहुत अधिक संभावना होती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर पॉइंट है, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। यानी कि एक कूलाम आवेश के लिए हमें जो है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की हमें आवश्यकता होगी। 14 नंबर पॉइंट है, आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी भी पिंड पर जो आवेश होगा वह स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज होगा। माने कि किसी भी जो कोई भी पिंड है उसमें जो उस पर जो आवेश होगा वह ई का पूरा अंक का गुणज होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जो है आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश जो है पैकेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। एक कूलाम जो है वह बहुत बड़ी राशि होती है और यह जो है आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है। आवेश चाल से स्वतंत्र होता है, अर्थात आवेश जो है चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान जो है चाल पर निर्भर करता है। एक प्रश्न ये भी पूछ देता है कि द्रव्यमान और चाल में क्या अंतर है, तो हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है वह चाल से स्वतंत्र होता है, जबकि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, और द्रव्यमान हमेशा जो है धनात्मक होते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, जबकि द्रव्यमान योज्यता के नियम का पालन नहीं करता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। तो ये काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है, डील कर दिया है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वह है, आवेश चाल से स्वतंत्र होता है। आवेश जो है वह चाल पर निर्भर नहीं करता या चाल से जो है स्वतंत्र होता है। 17 नंबर पॉइंट है, आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है, एम्पियर इंटू टाइम होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, यानी आवेश जो है वह संरक्षण के सिद्धांत के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश न तो बनता है न ही नष्ट होता है, ये केवल अपना स्थान जो है वह बदलता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश जो है वह अचर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो है 19, एक कूलाम आवेश तथा एक इलेक्ट्रॉन आवेश में एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी राशि होती है। तो एक कूलाम का आवेश जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से बहुत बड़ी राशि है। जैसा आपको पता है कि एक कूलाम आवेश के लिए हमें 6.25 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हमें चाहिए। पॉइंट नंबर 20 है, सभी मूल कण क्वार्क के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो वह क्वार्क कहलाएगा। यानी कि हम ये इसका अगर उल्टा में सोचे तो ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह क्वार्क के बने होते हैं। इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि सभी मूल कण से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण माना गया है और ये सब क्वार्क के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 21 नंबर, आवेश का सीरियस मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। अगला पॉइंट है 22 नंबर, किसी पिंड पर न्यूनतम 1.6 में 10⁻19 कूलाम का आवेश संभव है, यानी किसी भी पिंड पर हम लोग कम से कम जो आवेश दे सकते हैं वह 1.6 में 10⁻19 कूलाम का आवेश दे सकते हैं। अगला पॉइंट है 23, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसे हम लोग 1E कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का सूचक E होता है और ये जो वैल्यू होता है, एक पैकेट इलेक्ट्रॉन, एक पैकेट आवेश भी हम लोग बोल सकते हैं, वह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम के। और अगर इसे ESU में कन्वर्ट करें तो 4.8 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आगे आपको कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, इस दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। पॉइंट नंबर 24 है, एक कूलाम बराबर होता है 2.99 × 10⁻9
ESU, यानी आप इसे 3×10⁹ ESU भी बोल सकते हैं। और इतना आवेश जो है वह 1.6024×10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी 6.024×10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मिलाएंगे तो वह 1 कूलम आवेश के बराबर होगा। आवेश का मूल या मौलिक मात्रक जो है वह ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इसे स्मॉल ई से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है एकल इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो आवेश का परिमाण जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, 1 E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अगला पॉइंट है 27, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है और इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। 1F बराबर होता है 96,500 कूलम, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी हम लोग कहते हैं। और एक फ्रैंकलिन बराबर जो होता है वह प्रकाश माने 10 बटा में निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और यह निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो होनी चाहिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 10/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1.1/3 × 10⁻⁹ ESU के। आवेश का एक अन्य मात्रक है जिसको हम लोग एम्पियर घंटा कहते हैं। और 1 एम्पियर घंटा में जो है वह 3600 कूलम होता है। मोबाइल का जो बैटरी होता है उसे हम लोग मिली एम्पियर आवर में मापते हैं, और इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसे एम्पियर आवर में मापते हैं। तो बच्चों ये आवेश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को रेड कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है एग्जाम में आवेश से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं।